तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9। ठीक है, हम लोग 8 सेट देख लिए हैं। किरण पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, BSPHCL करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का। हम लोग 8 सेट अच्छा से कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग 9 सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। तो चलिए सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इस मॉडल प्रैक्टिस सेट दोस्तों किरण पब्लिकेशन बुक का है। इसमें हम लोग अच्छा से डीपली से चर्चा करेंगे और इसमें आप नोटबुक पेन जरूर लेकर बैठिएगा और जहां पे आपको पॉइंट अच्छा लगे वो नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है। तो काली मिट्टी को दोस्तों कहा जाता है स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा भी कहा जाता है। एक कपास के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है दोस्तों। क्या है? कपास के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। इसमें कपास उत्पादन बहुत ज्यादातर पर होता है। कौन सी उत्पादन? कपास उत्पादन। ठीक है, अब चलिए। और इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कपास उत्पादन से ये मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कहां पाया जाता है? तो महाराष्ट्र पाया जाता है मुख्य रूप से। मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? तो कहेंगे महाराष्ट्र पाया जाता है, MP में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और दोस्तों दक्कन के लावा क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? तो रेगुर मृदा कहा जाता है। कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको, कि मायोपिया, देखिए मायोपिया निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको तो दूर करने के लिए आपको पता है दोस्तों किस प्रकार के, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप एक पॉइंट समझिए कि मायोपिया कहेंगे किसको? मायोपिया कहेंगे किसको? निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे? पहले तो आप निकट दृष्टि दोष समझिए कि निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं हम लोग, जो दूर की वस्तु, क्या दूर की वस्तु वस्तु क्या करे? दिखाई दे। दूर की वस्तु दिखाई दे और नजदीक की वस्तु जो है दोस्तों, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु दिखाई देता है और नजदीक की वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु जो है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देता है। निकट की वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है। लेकिन दूर की वस्तु जो है, दूर वाला वस्तु क्या होता है? दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देता है। निकट वाला वस्तु दिखाई देगा निकट दृष्टि दोष में, और दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा। उसको क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। एक और दोष होता है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में वस्तु क्या होता है कि दूर वाला दिखाई देगा, दूर वाला क्या होगा? दिखाई देगा। लेकिन निकट वाला जो वस्तु है, निकट वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा। वो क्या रहेगा? दूर दृष्टि दोष रहेगा। देखिए, अब निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग कीजिए। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग कीजिए। अगर जो दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए। इसका? उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोपिया। अगर जो कहीं पे मायोपिया लिखा हुआ है, मायोपिया, तो समझिए कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष को हेट्रोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेट्रोपिया बोला जाता है। उसको क्या समझिए कि दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो क्या पूछा था निकट दृष्टि दोष के बारे में? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और भी डीपली पढ़ना है दोस्तों तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और यूथ पब्लिकेशन करके जो साइंस वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के यूथ पब्लिकेशन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो रेलवे में पूछा गया है उसको चैप्टर वाइज और अच्छा से क्या किया है, डिस्कशन किया गया है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि प्रसिद्ध धामेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? धामेक स्तूप जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो कहें कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। धामेक स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो धामेक स्तूप है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब देखिए, बौद्ध धर्म जो है दोस्तों ये सारनाथ में स्थित है। धामेक स्तूप सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। अब यह स्तूप ऐसे क्यों स्थित हुआ था? क्योंकि जब बुद्ध भगवान को क्या हुआ था, जो क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो प्रथम बार अपने कितने शिष्य को, जो प्रथम बार अपने अपने पहले 5 शिष्य को जो अपना ज्ञान दिए थे, उपदेश दिए थे, कितना शिष्य को? 5 शिष्य को जो उपदेश दिए थे वो कहां दिए थे? तो सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। इसलिए धामे का स्तूप कहां बना? तो सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला पॉइंट देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इस संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से? संगम साहित्य का जो अथी है दोस्तों, संबंध है, वो दक्षिण भारत से है। कहाँ है? दक्षिण भारत से। देखिए जो संगम साहित्य है, इसका निर्माण मदुरै में 3 संगमों या साहित्य उपाधियों से हुआ था। यहाँ मदुरै में, कहा? मदुरै में, ठीक है, मदुरै में हुआ था। कब हुआ था? तो 100 ईस्वी पूर्व से, कब? 100 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक हुआ था। कहाँ हुआ था? 250 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 100 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? देखिए आप कहेंगे कि सर सोन नदी निकलती कहां से है? तो कहें सर अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कहां से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक कहां स्थित है दोस्तों? तो कहेंगे सर अमरकंटक जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में। कहां स्थित है? एमपी के अनूपपुर जिला में। कहां स्थित है? अनूपपुर जिला में स्थित है अमरकंटक, मध्य एमपी के अनूपपुर जिला में स्थित है। अब देखिए सोन नदी जो है आपको पता है गंगा नदी के सहायक नदी है। कहां पर मिलती है? तो पटना में मिलती है, बिहार के पटना में मिलती है गंगा नदी के सहायक नदी है। अब देखिए कैमा है तो दूसरा सबसे बड़ी नदी है सोन नदी, गंगा नदी के सहायक नदी। कहीं सर पहला कौन है? तो पहला यमुना नदी जो है दोस्तों, यमुना नदी वो है गंगा नदी के सहायक नदी। कौन? यमुना नदी जो है गंगा नदी के सहायक नदी है पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उसको क्या बोलते हैं? नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे सर नाबार्ड का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। अब जो नाबार्ड है दोस्तों, नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था स्थापना। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो नाबार्ड है दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसका? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है नाबार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? कौन सा राज्य है जहां बिहू पर्व मनाया जाता है? तो असम में बिहू पर्व मनाया जाता है दोस्तों। कहां मनाया जाता है? तो असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? असम में। अब देखिए बिहू पर्व जो है दोस्तों वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कौन कौन? तो तीनों बिहू पर्व का अलग अलग नाम है। एक है दोस्तों रेंगाली। कौन है? रेंगाली बिहू। कौन है? एक है रेंगाली बिहू। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कोंगाली बिहू। कौन है? कोंगाली बिहू। और तीसरा जो है दोस्तों भोगली बिहू। कौन है? भोगली बिहू। और तीनों जो है अलग अलग मनाया जाता है। पहला मनाया जाता है अप्रैल में। कौन मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है। दूसरा मनाया जाता है दोस्तों अक्टूबर में। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। और तीसरा जो है दोस्तों जनवरी में मनाया जाता है। 14 जनवरी के लगभग मनाया जाता है, जो भोगली बिहू है। तो कहाँ मनाया जाता है? असम में। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका 1 नंबर सही है। हम लोग फुली डिस्कशन से चलेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन से करीब 4 या 5 पॉइंट निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो जो संविधान निर्माण के लिए दोस्तों प्रथम बैठक जो है आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन इसका 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो आपको पता है जो बीबी का मकबरा है दोस्तों कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहां से? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये जो है दोस्तों ताजमहल से मिलता जुलता है। कहा है? ताजमहल से काफी मिलता जुलता है। ताजमहल से काफी मिलता जुलता है, मैच करता है ताजमहल से। अब इसको बनवाया कौन था और बनवाया कब था? तो 1660 में बनवाया था। कौन बनवाया था? तो 1660 में दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। कौन बनाया था? औरंगजेब ने बनवाया था 1660 में। क्यों बनवाया था? उसका जो प्रथम पत्नी थी, कौन पत्नी थी? प्रथम दिलवासो बानो बेगम के याद में बनवाया था। किसको? दिलवासो बेगम बानो के याद में बनवाया था। कौन? औरंगजेब ने। कब बनाया था? 1660 में बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पीली क्रांति। अब देखिए दोस्तों क्रांति याद रखना बहुत जरूरी है। सफेद क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति। अब देखिए पीली जो इस सब किससे संबंधित है? चलिए पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। किससे? तिलहन उत्पादन से। तो पीली क्रांति का जो पिता है दोस्तों कौन है? पितामह कौन है पीली क्रांति का? तो उनको पितामह कहेंगे। सैम पित्रोहा को पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको? सैम पित्रोहा को। किसको? सैम पित्रोहा को।
सैम पित्रोहा को क्या बोला जाता है, पीली क्रांति का जनक बनाया जाता है सैम पित्रोहा को। ठीक है, सैम पित्रोहा को, ऑप्शन इसका एक सही है। किसको, सैम पित्रोहा को। इसका संबंध जो है दोस्तों किससे, तिलहन उत्पादन से। आपको से कहा सफेद क्रांति, सफेद क्रांति किससे है दोस्तों, तो दूध उत्पादन से सफेद क्रांति है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। देखिए दोस्तों, एक पागल बादशाह है, उसको कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा बादशाह था, लेकिन थोड़ा सा ये जो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी स्थानांतरित किया था दोस्तों, सबसे असफलता में सबसे बड़ा असफलता था। असफलता में ये सबसे बड़ा असफलता था कि दौलताबाद किया था, दिल्ली से अपना राजधानी को स्थानांतरित किया था। ये कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। अब आंसर मोहम्मद बिन तुगलक जो है से दौलताबाद दिल्ली से कब गया था राजधानी को लेकर के, तो हम कहेंगे कि 1327 में ले गया था। कब गया था, 1327 में लेके गया था, अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मानवों के रक्तचाप मापने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिससे हम बीपी को मेजर करते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, उसको स्फिग्नोमैग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैग्नोमीटर कहते हैं। इसका आविष्कार कहेंगे कि कौन किया था दोस्तों, तो इसका आविष्कार किया था सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल ने किया था। क्या, सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल ने किया था। कब किया था, तो 1881 में किया था। 1881 में किया था। इसका प्रयोग कब कहाँ करते हैं, तो बीपी को मेजर करने में करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स घोषणा, जो वुड्स घोषणा था, घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा पत्र 1854 में, ये भारतीय शिक्षा से संबंधित है। किससे, शिक्षा से संबंधित घोषणा पत्र था दोस्तों। किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित घोषणा पत्र था। चलिए, इस घोषणा पत्र को बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, भारत में इंग्लिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारत में इंग्लिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किसको, 1854 के अंग्रेजी दस्तावेज या वुड्स घोषणा पत्र को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 14 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली अस्थि है। देखिए, मानव का जो पैर है दोस्तों, पहले तो यहां से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक चक्री रहेगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से 2 हड्डी आता है। ठीक है, अब देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं, इसको फीमर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो घुटना ठेहुना है दोस्तों, ठेहुना, यहाँ पे आप देखेंगे एक चक्री जैसा, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं इसको, पटेला। यहाँ से 2 हड्डी आता है दोस्तों, एक होता है टिबुला, एक होता है फेबुला। क्या होता है, एक होता है टिबुला, एक होता है फेबुला। तो जो मानव पैर में दोस्तों कौन सा होता है, तो पटेला होता है। पटेला, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है इसमें से पटेला जो हड्डी का नाम है वो कौन सा है, मानव के पैर में का है। ऑप्शन इसका एक सही है। चलिए, जो फीमर है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी कौन सा है, फीमर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो विटामिन B12 का दोस्तों कोबालमिन जो है, इसको कोबालमिन भी बोलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कोबालमिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कोबालमिन है। यह जो दोस्तों क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है। क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B12 क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है। यह एकमात्र धातु युक्त विटामिन है। क्या है, धातु युक्त विटामिन है दोस्तों। क्या है, धातु युक्त विटामिन है। विटामिन B12 क्या है, धातु युक्त विटामिन है। विटामिन है, धातु युक्त विटामिन है। देखिए आपका है सर, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी और सी क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है। क्या है, बी सी कौन है, पानी में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, बसा में घुलनशील कह दे तो बसा में घुलनशील कह देंगे तो ADEK, बसा में घुलनशील। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानव अग्नाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन को पचाता है। तो आप पढ़े होंगे सर HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, मानव भोजन पचाता है। देखिए दोस्तों, मानव के पेट में अगर जो गैस हो जाए तो उसको गैस्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक। वो कौन सा गैस होता है, तो HCl गैस ही होता है। कौन सा होता है, HCl गैस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, जब राष्ट्रपति को पद से हटाना होगा तो क्या लाना पड़ता है, महाभियोग। लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, तो आप कहेंगे कि 61 में। कौन सा में है, तो 61 में दोस्तों क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध
महाभियोग लाना आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को आरंभ किया था? तो अब कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा तिथि को? तो 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? पहला महासागर तो आपको पता होगा प्रशांत महासागर है। दूसरा महासागर दोस्तों अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर है। ऑप्शन इसका 2 नंबर सही है। दूसरा कौन है? अटलांटिक महासागर। ये पूरा विश्व का दोस्तों 20% है। कितना? 20% है अटलांटिक महासागर। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता युग के दौरान प्रसिद्ध बंदरगाह था? जब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके दौरान में एक बंदरगाह थी, व्यापारिक बंदरगाह। कौन सा था? तो लोथल। कौन है? लोथल जो है प्रसिद्ध बंदरगाह है। ऑप्शन इसका 1 सही है। लोथल जो है प्रसिद्ध बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है दोस्तों मैथ से। क्यों सर? मैथ से क्वेश्चन है, तो आप इसको पेशेंस से बनाइए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो आप पेशेंस के साथ जरूर धैर्य के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि, कौन सा? 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज के दर से आपको पी दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? पी दे रखा है। पी आपको दे रखा है कितना? 10,000। 10,000 रुपया दे रखा है। पी दे रखा है 10,000। 10,000 रुपया की राशि साधारण ब्याज के दर से, कौन सी? साधारण ब्याज के दर से 6 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे पहले, उसके बाद 2 वर्ष का निकालेंगे, घटा देंगे। देखिए क्या होता है साधारण ब्याज? एसआई बराबर क्या होता है? तो एसआई बराबर कहेंगे सर फॉर्मूला होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100, यही ना होता है। अब 6 वर्ष के लिए निकालिए, पी कितना दे रखा है? दोनों में तो पी 10,000 रहेगा, 10,000। आर कितना दे रखा है? आर दोनों में भी सेम रहेगा, 15 रहेगा। अब समय का चेंजिंग रहेगा, समय कितना है? 6 वर्ष है। अब इसमें कितना है? इसमें 2 वर्ष है। देखिए यहाँ पे एक 10,000, 10,000 गुने 15 गुने कितना वर्ष है? 2 वर्ष है। माइनस कीजिए, अंतर निकालना है ना जी, अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो माइनस कर देंगे, बटा में 100। देखिए इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 15 कितना हो जाएगा? 1500 से गुने करेंगे तो 1500, 1500, 1500 गुने 6 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1500 गुने कितना? 2, ठीक है। ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 9,000 हो जाएगा। ये 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। 15 छक्का 90। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 15 दूने 30, 3,000 हो जाएगा। 3,000 इसको घटाएंगे तो कितना आएगा डिफरेंस? 6,000 का डिफरेंस आएगा। ऑप्शन इसका 3 सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसका कहेंगे सर 3 सही है, 6,000 डिफरेंस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है दिए गए डाटा का माध्य निकालिए। देखिए आपको से माध्य पूछ रहा है दोस्तों, माध्य कह दे या औसत कह दे, क्या कह दे? माध्य कह दे या औसत कह दे। तो सब संख्या को जोड़ करके जितना संख्या है उससे भाग दे देना है। देखिए कितना संख्या है पहले तो देखिए, कै गो संख्या है? 2, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 5, 9 5 14, 14 और 6 14 6 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 9 44। कितना हो गया? 35 9 44। अब क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो, 8 से भाग दे दीजिए, 8 बचे 40, 40 हो गया। फिर पॉइंट बैठेगा, फिर एक बार लगेगा 5 बार, 5.5 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 5.5 इसका माध्य आएगा। चलिए अगर जो आपको से माध्यिका कह देता, क्या कह देता? माध्यिका, माध्यिका। अगर जो माध्यिका कह देता इसको घटते क्रम बढ़ते क्रम में लिखते दोस्तों, पहले 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते क्रम में लिखते, और जो बीच में आता उसको क्या हो जाता? माध्यिका हो जाता। बहुलक कह देता, क्या कह देता? बहुलक। बहुलक कह देता जो ज्यादा बार जो रिपीट होगा वो संख्या क्या होगा? बहुलक होगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान गति से चल रही है। ट्रेन 243 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। कितना मीटर लंबा है? तो एक पुल है 243 मीटर, 243 मीटर लंबा एक पुल है, उसको कितना सेकंड में पार करती है? तो 30 सेकंड में पार कर जाती है। तथा एक 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा? देखिए दोस्तों पहले तो 30 सेकंड लगाता था, अब कितना लगा रहा है? 36 सेकंड लगा रहा है। जो पहले दूरी कितना था? 243, अब दूरी कितना हो रहा है? 343। यानी कि दोस्तों पहले 243 में 30 सेकंड और 343 में 36 सेकंड, 243 में 30 सेकंड और 343 में 36 सेकंड। अब देखिए 100
100 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, 100 मीटर बढ़ रहा है तो कितना सेकंड बढ़ रहा है, 6 सेकंड बढ़ रहा है। अब कह रहा है कि इसका जो है, इसका निकालिए, आप चाल निकालिए। तो 100 मीटर में 6 सेकंड बढ़ रहा है, तो चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। आपको समझ में आ रहा होगा, 100/6, 100/6 जो दोस्तों ये आ गया दोस्तों, इसका चाल आ गया मीटर पर सेकंड में। अगर जो हम इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे, पहले इसको काटिए, पहले इसको काटिए, 100/6 को काटिए, 100/6 को काटिए, क्या बार में काटेगा, 3 तिहाई 6, 50 गुना 50, 3 गुना 6, 50 गुना 50, 50 गुना 100, यानी कि 50/3 आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया आपका, मीटर पर सेकंड में चाल आ गया, कितना, 50/3। अब जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं, क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे क्या बार में, 10 बार में, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 1 नंबर सही है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक क्या है, एक आपके पास वर्ग है, एक आपके पास वर्ग है, और एक आपके पास क्या है, आयत है। दोनों का एरिया जो है क्या है, दोनों का एरिया समान है, दोनों का एरिया क्या है, समान है, ठीक है। आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 9 अधिक है। जो आयत का लंबाई है, वर्ग का भुजा मान लीजिए कि ए है, ठीक है, तो आयत का जो लंबाई है वर्ग की भुजा ए से कितना है, 9 सेंटीमीटर अधिक है, तथा इसकी चौड़ाई, इसका जो चौड़ाई है आयत का बी, वो क्या है, वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा तो ए माने थे, उससे 6 सेंटीमीटर कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयत का परिमाप निकालिए, आयत का परिमाप निकालिए, आयत का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आयत है दोस्तों, आयत, उसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है। पहले हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे ए का मान। दोनों के एरिया का स्क्वायर करेंगे, पहले दोनों का एरिया क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का एरिया बराबर करेंगे। इसका भुजा क्या माने थे, ए, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, क्या होता है, एल गुने बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल का मान पता है 9 प्लस ए प्लस 9, ए प्लस 9, बी का मान पता है ए माइनस 9, ए माइनस 6। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आपको आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। आप सोल्व कीजिए तो ए बराबर 18 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो वर्ग का एरिया भी कहता तो एरिया निकल जाता, 18 का स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का एरिया निकल जाएगा। अब कह रहा है एल का मान, एल का एक्चुअल मान निकाल लीजिए, तो एल का एक्चुअल कितना होगा, एल बराबर था ए प्लस 9, तो 18 प्लस 9 कर दीजिए, 18 प्लस 9, 9 27, हाँ 9 2 18 9 27, 27 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया। अब चौड़ाई कह देगा बी, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 माइनस 6, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा। अब इसका जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एक हो जाएगा यहाँ पे 27 प्लस 12, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 2 9, 7 2 9 3 39, 39 गुने 2, 9 2 18, हाथ में 1 और 3 2 6 1 7, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, 3 नंबर सही है, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बना रहे हैं दोस्तों, शॉर्टकट बना रहे हैं, इसके लिए आप वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी के चलते क्या बना रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डीपली समझने के लिए इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और मैथ वाला सेक्शन को आप जरूर देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, कह रहा है, और इसके पिछले वीडियो में दोस्तों जो 8 सेट हम लोग बनाए हैं उसमें हम लोग डीपली से बनाए हैं, उसको भी देखेंगे तो आपको अब ये वाला जो शॉर्ट बना रहे हैं वो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो शंकु है दोस्तों, आपके पास क्या है, एक शंकु है, ठीक है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल जो है दोस्तों, इसका जो आधार है, आधार इसका क्षेत्रफल दे रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आधार का क्षेत्रफल भी दे दिया है आपको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे दिया है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कहेंगे सर पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब कहेंगे इसके बराबर कितना दे रखा है, 550 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे सर जो शंकु का आधार है उसको हम सर्किल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सर्किल भी कह सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होगा उसको नहीं कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, कह सकते हैं, क्या नहीं कहेंगे। अब देखिए
इसके बराबर कितना दे रखा है 154 दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 154 दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर हमको पता नहीं है, 154 है। इसको देखिए दोस्तों, इसको काटिए, क्या बार में कटेगा, कट जाएगा 154 इसके बारे में, हाँ कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7, यहाँ भागा में है तो यहाँ क्या गुना में हो जाएगा 7 × 7, यानी कि आर बराबर जो है दोस्तों, आर बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता हो गया कि आर बराबर जब भी होगा तो 7 होगा, 7 सेंटीमीटर होगा आर बराबर। आपको रेडियस निकल गया। ठीक है, आपको रेडियस निकल गया है। अब क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। देखिए दोस्तों, अब जो इसका जो आयतन है, शंकु का आयतन, इसको पहले आप फॉर्मूला देखिए शंकु का आयतन का। शंकु का आयतन होता है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान पता है, आर का मान पता है, एच का मान नहीं पता है। अगर जो एच का मान पता हो गया तो इसका आयतन निकल जाएगा। तो एच का मान कैसे पता करेंगे, तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई पता नहीं करेंगे, पहले एल पता करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो हम लोग एल को पता करेंगे, उसके बाद एच को पता होगा। एल कैसे पता होगा, तो एल पता होगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से, पाई आर एल से। पाई आर एल से पता होगा एल, आर पता है। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या है उसका, पाई आर एल फॉर्मूला है, पाई आर एल, पाई आर एल। देखिए पाई आर एल बराबर कितना है दोस्तों, पाई आर एल बराबर है 550। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल हमको पता नहीं है, 550 रह दीजिए। इसको से इसको काटिए, इसको काटिए, क्या बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, जल्दी काटिए, कितना बार में कटेगा, तो एक कट जाएगा 11 दूना 22, 25 दूना 50, 250 बार में, 250 बार में कट गया। 11 दूना 22, 25 दूना 50, कटेगा दोस्तों, आपको कट जाएगा 550/22 हो जाएगा ना। एल बराबर हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 550/22। ठीक है, 550/22। इसको काटिए 2 बार में, इसको काटिए 50 बार में। ठीक है, 50 बार में कट जाए 11 से, 11 दूना 22 और 11 से 50 बार में कटेगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया, आर आ गया आपको 7, एल आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको एल पता है, आर पता है, एच निकालना है, ए वाला निकालना है, 7 पता है, ये 25 पता है। इसका क्या होता है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि पाइथागोरस प्रमेय से ही कारण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। इसको क्या निकालना है, इसको निकालना है, तो इसको बराबर क्या हो जाएगा, तो √25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 625 माइनस 49, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस 49, ये जो आ जाएगा दोस्तों आपको 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे मान पुट कीजिए, 1/3 पाई के 22/7, 22/7। आर के मान पता है कितना 7, एच का मान कितना है 24, 7 से 7 खत्म, 8 की 24, 8 की 24, यहाँ पे 7 एक और होगा, 8 की 24। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा सबको दोस्तों, जैसे ही सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 रुपये में 25 केजी चावल खरीदता है, सॉरी 600 रुपया में, 600 रुपया में कितना केजी चावल खरीद लेता है, 25 केजी। ठीक है, उसे 5 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। कितना केजी के, 5 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। देखिए पहले तो कह रहा है कि 600 रुपया ले गया, कितना रुपया ले गया, 600 रुपया ले गया, 25 केजी चावल खरीदा, कितना 25 केजी। 1 केजी कितना का पड़ा दोस्तों उसको, तो 600/25 कर देंगे तो 1 केजी पता चल जाएगा हमको। तो 25 चौके 100, ठीक है, यानी कि 24 रुपये केजी वो चावल खरीदा है। कैसे केजी चावल खरीदा है, जल्दी बताइए, कैसे केजी खरीदा है वो, तो 24 रुपये केजी चावल खरीदा है। ठीक है, जब 24 रुपये चावल खरीदा तो 5 केजी का हानि हो गया। कितना हो गया, 5 केजी का, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, हाथ में 2, 5 × 10 दोबारा 120 रुपया जो है इसका हानि हुआ। खरीदा था कितना में, 600 में, 120 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, 2 0 से 2 0, इसको काटिए, क्या बार में काट जाएगा, 20 बार में। 20% का क्या होगा, इसका हानि होगा। कितना परसेंट का, इसको दोस्तों कितना परसेंट का हानि होगा, 20% का हानि होगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 4 नंबर सही होगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन है आपके पास, उसका जो ऊंचाई है, हाइट है आपका, उसका कितना है, हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि उसके आधार की त्रिज्या, जो इसका त्रिज्या है यहां से यहां तक के आधार की त्रिज्या, वो 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बस फॉर्मूला पुट करना है और आपका फॉर्मूला पर आ जाएगा। क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 22/7। आर कितना है 21, एच कितना है 12। इसको गुना कीजिए 7 21। जैसे ही इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी कीजिए सबको मल्टीप्लाई, तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दिया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1584। 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए, और नीचे है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जल्दी देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सरलीकरण है दोस्तों, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, सरलीकरण का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहिएगा तो करते हैं। देखिए 24 × 24 का मल्टीप्लाई है, क्या है 24 × 24 का मल्टीप्लाई है, तो पहले 24 × 24 रह दीजिए, उसके बाद आइए भाग में। ठीक है, तो 48 बटा हो जाएगा 24 × 24। ठीक है, तो 48, 24 दूना 48, 12, यानी कि 1/12 हो गया। क्या हो गया 1/12 हो गया। अब 1/12 एक राम मल्टीप्लाई होगा 48 में, 1/12 बच्चों को 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आएगा भाग में, 4 बचेगा, 4 आएगा भाग में, कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 12 हो जाएगा। 12 में से माइनस 24 में से माइनस 12 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 24 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 24 में से 12 जाएगा तो कहेंगे सर कि 12 बचेगा। ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि x/9 y/5 z/9, तो अनुपात निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसका अनुपात कैसे होगा, x/9, क्या कैसे इसको अनुपात निकालेंगे जल्दी बताइए। जब इसको अनुपात करेंगे दोस्तों तो सीधा सीधी अनुपात हो जाएगा, 3:5:9, इसका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। तो 3:5:9 कौन सा है, ऑप्शन इसका 4 नंबर सही है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा टफ है। क्या कह रहा है कि पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा वाई उसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में पाइप एक्स तथा वाई दोनों मिलकर के भरेंगे? अरे भाई इसमें एलसीएम निकालना है, कुल काम निकालना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। एक्स जो है कितना घंटा में कर रहा है 12 में, वाई कितना में कर रहा है 36 में, दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 36। हमको पास टोटल काम कितना हो गया, एलसीएम जो होता है टोटल काम होता है, टोटल वर्क होता है कितना है 36 काम। अब देखिए ई 12 घंटा में कर रहा है, तो ई 12 घंटा में कर रहा है तो 1 घंटा में कितना काम कर रहा होगा, तो कहीं सर 3 काम कर रहा होगा 1 घंटा में। 1 घंटा में 3 काम करेगा तो 12 घंटा में 36 काम कर देगा। वाई कितना काम कर रहा होगा, तो कहेंगे 1 काम कर रहा होगा, 1 का काम करेगा तब ना 36 घंटा में 36 काम करेगा। ठीक है, अभी 3 काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा, 1 ही घंटा में 4 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, दोनों काम करेगा एक ही साथ, 1 ही घंटा में क्या काम हो जाएगा, 4 वो काम हो जाएगा। हमारा जो टोटल काम 36 हुआ है ये है, और 4 वो काम करिए दे रहा है आके। अब बताइए कितना बार में कट रहा है, तो कितना बार में कटेगा 9 चौको 36, यानी कि 9 घंटा में आकर के दोनों मिलकर काम कर देगा, दोनों मिलकर करेगा तो 9 घंटा में कर देगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन इसका 1 वाला सही है। कौन सा, ऑप्शन इसका 1 वाला सही है, 9 घंटा। नहीं, कितना घंटा में 9 घंटा कर देगा। देखिए दोस्तों 9 घंटा में तबे करेगा जब पूरा टंकी भरना होगा। क्या हम पूरा टंकी समझ गए, पूरा टंकी भरना होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, कह रहा है कि तिहाई भाग, 1 भाग 9 घंटा में कर रहा है, 1 भाग पूरा भर रहा है 9 घंटा में, तो 1 तिहाई करना है, यानी कि पूरा नहीं भरना है, 1 टंकी के तिहाई भरना है। तो जब तिहाई भरना है तो 3 घंटा में ना करेगा, कितना घंटा में, और कमे ना करना है जी, तो 3 घंटा में कर देगा। 1 तिहाई भरना है तो 3 घंटा में। अगर जब पूरा भरना रहता तो 9 घंटा में, पूरा भरना रहता तो 9 घंटा में। अब 1 तिहाई कह रहा है तो 3 घंटा में। अगर जो 2 भाग कहता कि आधा भरना है तो आधा भरना है तो 4.5 घंटा में भर देता, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 तिहाई कह दिया तो 3 घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पहली कक्षा में 15 छात्रों का औसत 160 है। पहली कक्षा में 15 छात्रों का औसत क्या है 160 है। दूसरी कक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक कितना है 120 है। तीसरी कक्षा में 15 छात्रों का औसत अंक 180 है। तो सभी कक्षाओं को मिलाकर के औसत अंक बताइए। अरे भाई हम पहले देखिए, पहली कक्षा में कितना था, तो 15 को विद्यार्थी था, कितना औसत है 160 है, कुल निकाल दिए। फिर से देखिए दूसरा कक्षा में कितना है, तो दूसरा कक्षा में 10 छात्र हैं, औसत कितना है तो 120 है।
दूसरा कक्षा का निकालिए, तीसरा कक्षा में निकालिए। तीसरा कक्षा में कितना छात्र है? तो तीसरा कक्षा में छात्र आपको है, अब देखिए इसको क्या किया दोस्तों, इसको हम लोग कुल योग निकाल रहे हैं। 15 लड़का कौन सा कक्षा में है? तो कहेंगे कि सर पहली कक्षा में 15 लड़का है, उसका औसत कितना है? 160 है। दूसरी कक्षा में 10 लड़का है, उसका औसत कितना है? 120 है, 120 है। तीसरी कक्षा में कितना है? तो तीसरी कक्षा में 15 लड़का है, 180 उसका क्या है? औसत है। जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2400 होगा। ये हो जाएगा दोस्तों 2400। कितना हो जाएगा? 2400 प्लस 10 से 120 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1200 प्लस ये कितना होगा? 15 से 180 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2700। कुल कितना हो गया? कुल हो गया 10 5 10 15 35 10 15 25 और 15 कितना? 40। 40 हो गया बटा में कितना हो गया? 40। जैसे ही इसको काट पीट करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा टोटल आपको हो जाएगा कितना? 6300। 6300 जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 6300 बटा 40, 10 से 10 यानी कि 630 बटा 4 यानी कि 157 बटा 5 157.5 क्या होगा? इसका औसत होगा। कुल औसत कितना होगा? 157.5। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका एक सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक व्यक्ति 360 रुपया में 36 वस्तुएं खरीदता है। 50% लाभ के साथ 360 रुपया में उसे कितनी वस्तुओं को बेचना चाहिए? देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है 360 रुपया में कितना वस्तु खरीद लिया? 36 वस्तु खरीदा। तो एक वस्तु कितना में खरीदा होगा? तो 360 बटा 36 यानी कि 10 रुपया में एक वस्तु खरीदा होगा। कितना रुपया में? 10 रुपया। ठीक है। अब 50% कितना कह रहा है? 50% लाभ कमाना है यानी कि आधे आध लाभ कमाना है। तो कितना वस्तु बेचेगा? तो कितना वस्तु बेचेगा? तो दम 50% लाभ कमाना है दोस्तों तो एक बार में 18 वस्तु बेचेगा। कितना वस्तु बेचेगा? एक बार में जब 50% लाभ कमाना है यानी कि 150%। 150% कितना परसेंट लाभ कमाना है? तो 150% लाभ कमाना है। 150%। 150%। अब देखिए 150 कितना का? 10 रुपया का। तो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों एक वस्तु कितना रुपये में बेचेगा? जब 150% लाभ कमाएगा तो हम देख लेंगे कि एक वस्तु कितना रुपये में बेचेगा। एक वस्तु कितना रुपये में बेचेगा? तो 360 रुपया में कितना वस्तु बेच देगा? एक वस्तु कितना रुपये में बेचेगा? तो एक वस्तु बेचेगा दोस्तों 150 गुने 10 बटा परसेंटेज के लिए 100। ठीक है। इसको काटेंगे यानी कि 15 रुपया दोस्तों हो गया। अब कह रहा है कि 360 रुपया में 360 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा? तो 15 से भाग दे देंगे। 15 रुपये पीस बेचेगा। 10 रुपये खरीदा है, 15 रुपये बेच रहा है तो क्या वस्तु बेचेगा? तो इसको खरीदेंगे 24 वस्तु बेचेगा। कितना वस्तु? 24 वस्तु। देखिए 5 रुपया बढ़ा दिया ना लाभ के रूप में। लाभ के रूप में 5 रुपये बढ़ा दिया। 10 रुपया में खरीदा था, 15 रुपया में बेच रहा है। अब कह रहा है कि 360 रुपया में क्या वस्तु बेचेगा? तो 15 रुपये पीस बेचेगा तो क्या वस्तु बेचेगा? 360 रुपया आ जाएगा। तो 24 वस्तु बेचेगा तो 360 रुपया आ जाएगा ऑप्शन इसका। अब 6 वस्तु जो 12 वस्तु जो है इसका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कह रहा है कि ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है। 14,000 ए कितना लगाया? 14,000। बी कितना लगाया? 18,000। सी कितना लगाया? तो 24,000 निवेश किया। वर्ष के अंत में दोस्तों क्या हुआ कि 25,480 रुपया का लाभ हुआ। तो ए बी का कुल हिस्सा क्या होगा? देखिए पहले तो अनुपात निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए तो क्या हो जाएगा? 18,000 अनुपात 24,000 अनुपात 14,000 सॉरी 14,000 पहले हुआ, 14 के बाद 18। अब सबके 3 जीरो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 अनुपात 18 अनुपात 24। इसको काटिए 7 दूना 14, 9 दूना 18 और 12 दूना 24। ये क्या हो जाएगा? कुल दो अनुपात हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल लाभ कितना हुआ? तो टोटल लाभ हो गया कितना? 25,480। हमको से पूछ रहा है ए और बी का। ए और बी का कहने का मतलब 7 4 11 का अनुपात पूछ रहा है। टोटल अनुपातिक राशि, अनुपातिक को कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 7 4 11 और 10 21 और 2 23। 23 एक्स बराबर कितना है? तो 2580 है। 25,480 है। ठीक है। तो इसके ए और बी बराबर कितना होगा? तो 11। तो 25,480 बटा 23 गुने 11। 23 गुने 11 इसको जब काटेंगे दोस्तों 11 क्यों किए? तो 11 किए हम इसको ए और बी के अनुपात जोड़े, 7 और 4 जोड़े ए और बी का, इसलिए 11 से भाग दे दिए। जब 11 से भाग दिए दोस्तों
तो क्या हो जाएगा, ये 11 से गुना किए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कुल मिला करके 7 और 9, 9 है 11, पहले रुकिए, 9 7 9 16, 7 9 16, 16 2 18 और 10 28 होगा, यहाँ पे 23 नहीं होगा, 28 होगा, और 7 9 16 होगा, यहाँ पे 16 से गुना होगा, कितना से गुना होगा, 16 से गुना होगा। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 14,560, कितना 14,560, यानी कि ऑप्शन इसका 2 सही है, ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 35 दो क्वेश्चन है। नीचे दिए गए तालिका में उत्पादन तथा देश के 5 लगातार वर्ष Y1 Y2 Y3 Y5 चावल की खेती वाले क्षेत्र को दर्शाता है। देखिए ये पाई चार्ट से है, पाई चार्ट से है। Y1 जो है दोस्तों, चावल उत्पादन 1000 केजी यानी कि 1 टन पर है, चावल उत्पादन खेती का क्षेत्र है। देखिए Y1 वर्ष में क्या हुआ कि 520 क्विंटल चावल जो है 130 में हुआ। फिर Y2 कह रहा है कि 570 कह रहा है 190 में हुआ, 80 680 कह रहा है 150 में हुआ, 720 कह रहा है 180 में हुआ, 580 कह रहा है 170 में हुआ। ठीक है, अब देखिए आप क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि Y1 की तुलना में Y5 में प्रति वर्ग मीटर उत्पादन की परिवर्तन बताइए। देखिए Y1 में क्या हुआ था, Y1 की तुलना में Y5 में, देखिए पहले हम यहां से निकालेंगे Y1 की तुलना Y5 में। Y1 जो है Y1 में क्या हुआ, 520 हुआ, कितना वर्ग मीटर में, तो हुआ 130 में। इसको काटिए कि 1 वर्ग मीटर में कितना हुआ, इसको 10 से 10 13 चौके 52, यानी कि 4 टन जो है से 1 वर्ग मीटर में हुआ, कितना 4 टन। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4 टन, कितना हुआ 4 टन, 4 टन, कोई दिक्कत नहीं है। Y5 देखिए, Y5 में कितना हुआ, तो 850 हुआ, कितना में 170 में, इसको 10 से करिए 17 5 50, यानी कि 5 हो गया, 5 टन हो गया। यहाँ हुआ था 4 टन, यहाँ हो गया 5 टन। Y5 में क्या हुआ, 5 टन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत हुआ दोस्तों, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो ये हुआ 5 - 4 1% की वृद्धि हुआ, कितना पर, 4 पर, 4 से क्या हो गया 5 हो गया, 1 हो गया। परसेंटेज के लिए गुना में 100 कर देंगे, इसको काटिए 1/4, यानी कि 25% का वृद्धि हुआ, ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना है। औसत कहने का मतलब दोस्तों सभी का जोड़ देना है, उसके बाद क्या कर देना है, औसत कर देना है। पहिलका में देखिए, पहिलका में कितना है, पहिलका में कितना है, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, 520 प्लस 670 प्लस कितना 680 720 850, टोटल कितना हो गया, तो टोटल आप कहेंगे कि ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा टोटल कहिए, टोटल हो जाएगा आपको 3340, 3340 हो गया टोटल। अब देखिए ये टन में है दोस्तों, 3340 टन में है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 3340 टन में है, ऑप्शन क्या दे रखा है, केजी में। तो 3340 में टन से केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, और कितना वर्ष है 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा। इसको काटिए कितना बार में, 250 बार में। इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 66 8000, यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन इसका 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि इनका अंतर कितना है 624 है, तो दो संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक दे दिया है 14x, एक दे दिया है 25x, दोनों का 14x और 25x दे रखा है, आपको 14x और 25x दे रखा है। दोनों का अंतर, पहले अनुपातिक में अंतर कितना है, तो कहेंगे सर कि अनुपातिक में अंतर 11x दे रखा है, कितना 264, 264, 11x बराबर क्या दे रखा है 264, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 264 बटा 11, 2 बार में 4 बार में, यानी कि 24 बार में कट गया दोस्तों, 124 आ गया, तो सबसे छोटा क्या होगा, तो छोटा कौन है 14, तो 14 गुने 24, 14 गुने 24, जल्दी कीजिए 14 गुने 24 कौन होगा, 14 गुने 24 तो 336, ऑप्शन इसका 3 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि 16 17 18 15 पदों तक औसत ज्ञात कीजिए। कहां तक, 15 पदों तक, 16 से लेकर 18 तक। देखिए 16 से लेकर 18, 16 18 15 पदों तक। पहले तो औसत के लिए दोस्तों, आपका औसत के लिए क्या करना है इसको, कि अब देखिए
एस एन निकालना है, एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 15। ठीक है, ए दे रखा है, फर्स्ट पद क्या है, तो फर्स्ट पद दे रखा है 16, क्या दे रखा है 16। ठीक है, एन पता होगा, ए पता होगा, डी कितना है दोस्तों, तो डी एक एक का डिफरेंस है, कितना है, डी होता है डिफरेंस, कितना है, एक का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पुट कर देना है। एस एन बराबर क्या में पता, एस एन बराबर कितना हो जाएगा 15/2, ए कितना है गुने 16 प्लस एन कितना है 15 माइनस 2, 15 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 तो ये हो जाएगा 32, तो 14 और प्लस 32, 14 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 14 और प्लस 32 हो जाएगा आपको दोस्तों, ये हो जाएगा 15/2, 14 और प्लस 32 आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 प्लस 32, 32 प्लस 14। ठीक है, इसको जोड़िए 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4, 46, 15/2, इसको काटिए, 23 बार में कट गया, जैसे ही 23 बार में कटा, 23 बार में कटा तो आपको आ जाएगा 15 गुने 23। ये जो आया दोस्तों ये कुल योग है, क्या है, एसएन क्या है, योग है, कुल कुल योग आ गया, मतलब टोटल योग आ गया। ठीक है, कितना पद है, 15 पद, औसत निकालने के लिए कुल संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 15 से भाग दे देंगे तो 15 एकम 15, यानी कि 23 जो है इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, 23 क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, कुल योग निकाले हम लोग, एसएन से क्या निकाल दिए, कुल योग निकाल दिए। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है दोस्तों n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो है एसएन का कुल योग का है, और उसमें कुल संख्या से भाग दे दिया, औसत निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि 40 व्यक्ति एक पुल को मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो कितने दिन में पुल को मरम्मत कर देंगे। कह रहा है कि 40 को था, जब 40 आदमी था तो 12 दिन में किया था, तो 8 आदमी और शामिल हो गया, कितना हो गया 48 हो गया, तो कितना दिन में कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक व्यक्ति कितना कर सकता है, एक व्यक्ति जब 40 व्यक्ति मिल करके 12 दिन में कर देता है, जब 40 व्यक्ति मिल करके 12 दिन में कर देता है, एमडीएस से बनाएंगे 40 व्यक्ति 12 दिन में, तब और 8 आदमी मिल गया तो 48 कितना दिन में करेगा तो हमको पता नहीं है। ठीक है, इसको काटिए, बार चौके 48 10, यानी कि 10 दिन में कर देगा। पहले तो 12 दिन में करता था, अब 10 दिन में कर देगा। ऑप्शन इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 14,000 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज दर 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको आर दे रखा है कितना 10%। ठीक है, आपको ईयर दे रखा है कितना 3 ईयर। ठीक है, आपको मूलधन दे रखा है कितना 14,000। आपको फार्मूला पर पुट करना है, क्या होता है फार्मूला, तो आप कहेंगे सर कि P इंटू ये बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n-1। ये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अब यहाँ पे सब फार्मूला मान पुट कीजिए। P बराबर क्या रखे, P बराबर रखे 14,000 1 प्लस R बताइए, R कितना होगा 10 होगा, बटा 100 एक का पावर कितना, तो 3 वर्ष है, -1, इसको काटिए 1/10, ये क्या हो जाएगा 11/10 के पावर 3 - 1, यहाँ पे हो जाएगा 14,000। ठीक है, जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो आपको आ जाएगा काट पीट के, आ जाएगा आपको 4,634 रुपया, 4,634। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका 3 नंबर सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, कह रहा है कि एक पेन के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य कितना है 3:2 है। देखिए अंकित मूल्य 3 किया, क्रय मूल्य है 2। ठीक है, जबकि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाइए, पेशेंस के साथ बनाइए। देखिए
अंकित मूल्य कितना किया, 3 किया, खरीदा था कितना में, 2 में, यानी कि खरीदा 2 रुपया में, कर दिया 3 रुपया अंकित मूल्य। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, और बड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, इसको मैं 205 से गुना कर दीजिए, क्या कर दिए, 5 से गुना कर दीजिए दोनों में, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। तो आप समझने में, खरीदा 10 रुपया में, बेचा कितना में, लिखा कितना 15 रुपया, बेचा से कर कोई मतलब नहीं है, अभी लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और अनुपात दे रखा है, किसको दे रखा है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के, किसको दे रखा है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के दे रखा है 5:4 दे रखा है, क्या दे रखा है, 5:4 दे रखा है, 5:4 के अनुपात में दे रखा है। इसको भी 5 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि लिखा था 25 रुपया, बेचा कितना में, 20 रुपया में, लिखा था 25 रुपया, बेचा कितना में, 20 रुपया में। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जो लाभ परसेंट आएगा दोस्तों, देखिए अंकित मूल्य को बराबर किए, देखिए अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का रेशियो क्या दे रखा था, 3:2, इसे 5 से गुना किए, तो मान के चलिए 15 रुपया में, 10 रुपया में खरीदा था और 15 रुपया लिखा था, अंकित मूल्य क्या था, क्या 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया लिख दिया। ठीक है, लेकिन जब 15 रुपया लिखा दोस्तों, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 5:4 में, तो 15 और 12 हो गया, लेकिन 15 रुपया तो लिख दिया, लेकिन बेचा कितना में, 12 रुपया में। तो हमको जब भी रिलेशन निकालना है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, अंकित मूल्य से कोई मतलब नहीं है लाभ में। तो क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपया के, बेचा कितना में, 12 रुपया में, 12 रुपया में बेच दिया, कितना अंकित था, 10 रुपया, 10 रुपया में खरीदा, 12 रुपये में बेचा, तो लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, घटेगा तो कितना आएगा, 2/10 गुने 100 5, यानी कि दोस्तों आपको आ जाएगा कितना, बार में कटेगा, नीचे आएगा 5, 20 बचे 100, यानी कि 20% जो है इसका क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 1 नंबर सही है, 20% क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 1 नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, ये दोस्तों हिंदी है, हिंदी का 10 क्वेश्चन होता है, हिंदी का 10 क्वेश्चन। देखिए स्वप्न का विलोम शब्द क्या होता है, जो स्वप्न है उसका विलोम शब्द क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर जागरण जो है स्वप्न का विलोम शब्द होता है। किसी एक आकृति का चयन करें जब एक्स में रिक्त स्थान भरा जाए। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आकृति है, तो कौन सा आकृति मैच करेगा, जल्दी बताइए कौन सा आकृति इसमें मैच करेगा, कौन सा करेगा, कौन सा करेगा, कौन सा करेगा, कर तो रहा है 2 नंबर, आपको 3 नंबर वाला मैच करेगा इसमें। देखिए 3 नंबर वाला क्या होगा, मैच करेगा। यहाँ पे देखिए ए वाला लाइन नहीं है, 2 नंबर मैच करने के लिए लग रहा था, लेकिन ए वाला लाइन नहीं है, ए वाला लाइन नहीं है दोस्तों, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला क्या होगा, आराम से मैच करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 69, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति को दर्पण की छवि से अधिक मिलता जुलता है, अधिक मिलता जुलता है, यही होगा। कौन होगा, जो नज़दीक रहता है, जो नज़दीक होता है दर्पण के वो नज़दीक हो जाता है, ऑप्शन इसका 2 ही होगा। कौन होगा, ऑप्शन इसका दर्पण की छवि कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का 2 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी कुछ भाषा पे यूपी के 336 लिखा गया, तो ATE क्या लिखा जाएगा, यूपी क्या लिखा गया, 336 लिखा गया, कैसे लिखा गया 336 जी, इसका मान होता है TU, होता है 21, ई होता है 16, ये होता है 21, ई होता है 16, तो दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा 336। इसको में देखिए ये होता है 1 गुने 20 गुने 5 कर दीजिए, 20 25 100, मार दीजिए आंसर ही वाला। चलिए अब आता है जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश जो है 10 को है इसका जो, उसके बाद आएगा कंप्यूटर। दोस्तों हम लोग कंप्यूटर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 81 से देखिए, कह रहा है कि जीमेल में आप अपनी कोई संदेश प्राप्त करते हैं और मूल प्रेषक अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को टू और CC लाइनों पर नया संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, CC लाइनों पर नया संदेश भेजना चाहते हैं तो क्या प्रयोग करेंगे, रिप्लाई ऑल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए CC से क्या होता है, बहुत सारे ईमेल पे चला जाता है मैसेज। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, MS Excel 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए
कौन सा शॉर्टकट की है, किसी भी रो को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आपको पता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार को सिलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा रो सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि ऑनलाइन वार्तालाप, वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन करना है जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने का सक्षम होते हैं, वो क्या है, ब्लॉग, चैट, ईमेल क्या होते हैं जो दूसरे को संदेश भेजते हैं। तो आपको पता है कि चैट से हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि तुरंत संदेश भेज सकते हैं, किससे, चैट से। ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर सही है, ऑप्शन इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या करते हैं, चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करते हैं चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+B है। एमएस एक्सेल 2010 में संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित मान में ले लाने के लिए फंक्शन का प्रयोग करते हैं। कौन सा फंक्शन का प्रयोग करते हैं, कौन सा फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो फ्लोर का प्रयोग करते हैं, FOOR को। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव एमएस वर्ड 2010 फ्रंट डायलॉग बॉक्स उपलब्ध नहीं होता है, डायलॉग बॉक्स उपलब्ध नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, तो एक्सलाइज कैलेंडर हाइट, ये जो उपलब्ध नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा है कि टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है, टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित है, तो बॉर्डर प्रोसेसर से संबंधित है, वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 88, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, कौन कौन सा है, तो वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, समाचार समूह यानी कि न्यूज ग्रुप या चर्चा समूह, कौन सा जो है, तो इसका ऑप्शन 1 सही है। इसमें सभी जो है दोस्तों, सभी जो है वेबसाइट से नेट से ही प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहे हैं एमएस वर्ड 2010 में एक्सेलेक्ट किए हुए टेस्ट को सेंटर लाइन लाने के लिए, जो टेस्ट है दोस्तों उसको सेंटर लाइन में लाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जब सेंटर लाइन में लाना हो तो उसको कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, तो हम कहें कंट्रोल+E का प्रयोग करते हैं। कौन सा, कंट्रोल+E का प्रयोग करते हैं सेंटर में लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कह रहा है कि एमएस वर्ड 2010 जो लिखा हुआ है क्या, #39 रिव्यू, #39 टैब ग्रुप को निम्नलिखित में से विकल्प का उपलब्ध नहीं है, कौन सा ग्रुप में उपलब्ध नहीं है, वर्ड काउंट में, कमेंट में, एडिटर में, थियोस में, कौन सा में उपलब्ध नहीं है, तो ये जो है से उपलब्ध नहीं है, कमेंट में उपलब्ध नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, कौन सा श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है 3 नंबर वैज्ञानिक श्रेणी का, साइंटिफिक श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 192 कह रहा है कि एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टैबलेट विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, टेबल को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन जो है 4 नंबर सही है दोस्तों, क्या है, इंसर्ट। किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल कंटेंट संक्षिप्त सारांश है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी निर्भरता नहीं होती है। ईमेल कंपोज करते समय जो है से सब्जेक्ट का, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 1 नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि एमएस वर्ड 2007 में तो साथ में फ्रंट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फ़ॉन्ट अधिकतम आकार क्या होता है, जो फ़ॉन्ट का मैक्सिमम आकार जैसे क्या होता है, तो 72 होता है। कितना होता है, इसका आंसर जो है 94 का 72 होता है दोस्तों, क्या होता है 72 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कह रहा है कि एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर नीचे ले जाने के लिए क्वांट्री कीबोर्ड निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियां का प्रयोग की जाती है, कौन सी कुंजियां का प्रयोग की जाती है, तो प्रयोग किया जाता है पेज अप और पेज डाउन कुंजिया का प्रयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है एमएस वर्ड में प्रिंटिंग विकल्प खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का प्रयोग करता है, तो प्रिंटिंग करना है दोस्तों तो कंट्रोल+P का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग करना है दोस्तों तो कंट्रोल+P
पी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदल कर इसे अधिक प्रोजेस्टेबल या प्रेजेंटेबल आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका कौन सा सही है? इसका जो बनाकर कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं 97 का एडिटिंग। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के लिए एक अस्थायी भंडार क्षेत्र जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान कॉपी करना चाहता है, क्या होता है? उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। क्या बोलते हैं? क्लिप बोर्ड में क्या करते हैं, जितना भी आप कॉपी कीजिएगा वो किसी भी कंटेंट को, वो रहता है क्लिप बोर्ड में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कह रहा है सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा? सबसे पहले जो सर्च इंजन है दोस्तों, जैसे गूगल सर्च जो है, याहू सर्च इंजन है, उसी प्रकार से सबसे पहले सर्च इंजन जो है वो कौन सा है? सबसे पहला वाला सर्च इंजन है आर्ची। आर्ची जो है सबसे पहला सर्च इंजन है। अभी तो सबसे ज़्यादा गूगल यूज हो रहा है, लेकिन आर्ची जो है सबसे पहला सर्च इंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर को नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को जनता होस्ट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग सेट नंबर 9 जो है से कंप्लीट कर लिए। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर। दोस्तों आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जोड़ करके उसमें कमेंट कीजिए, हम इस बुक का पीडीएफ भेज देंगे। और दोस्तों कुछ कमी लगा हो तो आप जरूर कमेंट करके सुझाव दें और बेहतर करने की कोशिश करें। चलिए रहने देते हैं यहीं तक के। बाय बाय, टेक केयर। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।